बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया उन तमाम हालात और वाक़यात के बाद जो कल हमने पाकिस्तान में देखे। फौजी हसास इमारतों पर हमला हुआ। एक जुमला मैंने कल कहा था कि एक साजिश है और इस साजिश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो ट्रैप हो गए और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। एक सवाल आपके सामने कई दिनों से मैं रख रहा हूं कि कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाएगा और इसकी प्लानिंग जो है की जा रही है। इक़्तिदार के ऐवानों में, ताकतवर हलकों में इस वक्त बहस ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए और बैन करने के लिए बाकायदा तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। इसकी मुकम्मल कहानी मैं आपके सामने रखूंगा और ISPR का बयान क्या आया और डायरेक्ट मुखातिब किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। इससे पहले क्या कभी ऐसा कुछ हुआ और कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जो जलती पर तेल का काम जो है इस वक्त कर रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया का इस वक्त क्या किरदार है। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि खान साहब को जहर देने की बात जो है वो की गई है। ये इंकशाफ इंतहाई अहम शख्सियत की तरफ से किया गया है। इसकी मुकम्मल कहानी भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले ISPR का वो बयान जो दिया गया और ISPR ने क्या लिखा है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। दुश्मन जो 75 साल में ना कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े ग्रोह ने कर दिखाया। ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है। ISPR के मुताबिक 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को नैब के एलामी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। मैं दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। हमने इस किस्म के बयानात माजी में TV एंकर्स की ज़ुबानी सुने। हामिद मीर साहब ने क्या कहा था वो पूरी कौम के सामने है। ऐसे लोगों को भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। मैं तो आज हैरान हो गया जब ISPR की स्टेटमेंट आई और उसके ऊपर ये अपना तज्जिया पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ होता रहा। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर हो ना। ये जो हामिद मीर साहब के भाई हैं, इन्होंने क्या कहा था उस वक्त ISI के चीफ के हवाले से कि किसने हमला करवाया, और फिर जनरल बाजवा ने मुतअद्दिद दफ़ा जो मुलाकातें होती रही सहाफ़ियों की और फिर खुद उन्होंने मुखातिब करके हामिद मीर को कहा था कि आप बताते क्यों नहीं है कि आप पर किसने हमला करवाया। तो इस हवाले से क्या ऐसे लोगों को क्या कोई हक मौजूद है कि आज वो किसी और कश्ती में सवार होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और फिर एक दूसरी बात, हमें तारीख को भूलना नहीं चाहिए। ये 75 साल में ना कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े ग्रोह ने कर दिखाया। जनाब 75 वर्षों में हमने अपना आधा मुल्क भी खो दिया, जिसका सिर्फ एक फैक्टर जो है वो पाकिस्तान की फौज नहीं था, जिसमें जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट जारी किया। इसमें मजीद फैक्टर्स भी हैं, तारीख में ये बाकायदा अगर आप इसे पढ़ें तो लिखा हुआ है। लेकिन ये काम दुश्मन इससे पहले बहुत घनौना कर चुका है और इसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर पड़ती है। सियासी कायदीन इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे इस पूरे घनौने अमल के अंदर। फिर ISPR ने यह भी कहा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। बहुत ही अच्छा होता कि कल अगर इन दरवाज़ों के ऊपर कोई मौजूद होता, रोक लिया जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ट्रैप था और ट्रैप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए। और मैंने कल भी आपको ये कहा था कि जो सेकंड टियर है वो गैर हाजिर था। जब क़यादत थर्ड टियर के सामने आएगी और जब उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर इस किस्म के वाक़यात ही आपको रूनुमा होते हुए नजर आएंगे। और आपने देख लिया कि एक ऑडियो भी आ गई है जिसमें एजाज चौधरी का मैंने कल नाम लिया था, आज एजाज चौधरी का बाकायदा नाम लेकर एक ऑडियो आई जिसमें वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। फिर यास्मीन राशिद की एक वीडियो जो है वो भी सामने आई और जिसमें गो के वो नहीं कह रही कि जाकर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया जाए, लेकिन अब उनका नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। ISPR ने बताया कि एक तरफ तो ये शरपसंद अनासिर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुदगर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तरीके से उभारते रहे और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते रहे कि मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करने के लिए थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। यानी एक तरफ सब कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब को जो है वो हिट किया। और ये बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो फौज की तरफ से जारी की गई है। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सके वो इक़्तिदार की हवस में एक सियासी जमात ने कर दिया। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र,
से बर्दाश्त से काम लिया। मजमूम मनसूबा बंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपनी फौरी रद्दमल दे, जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुकम्मल इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबा बंदी थी और है जो सहूलतकार मनसूबा साजी और सियासी इन कार्रवाइयों में मुलविस है, इनकी शनाख्त कर ली गई। चले, एक तो बात ये तय हो गई कि इन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब जो है इसमें मुलविस है, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी की कुछ क़यादत ऐसी मौजूद है जिसने ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत करवाया गया। हामिद मीर साहब ने एक और भी बात कही कि जनाब कागज पर बाकायदा इस प्लान को चॉक आउट किया गया और फिर ये बातें जो हैं वो तैयार की गई। अगर आपको ये मालूम था कि प्लानिंग ये हुई और पहले मालूम था तो आपने जाकर किसी को बताना था। और फिर आई पर्सनली फील कि ये जो जंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये अब हर उस शख्स की जंग बन चुकी है जो अपने ख्यालात को पाकिस्तान में खुलेआम जो है वो बयान नहीं कर सकता। जब आप दबाएंगे तो इस किस्म के रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो फौज एक इदारा है, जब आप सियासत से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, रिएक्शन आएगा। आपको अपनी हदबंदी करनी चाहिए थी। आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि हमने रेंजर्स को क्यों डिप्लॉय किया। कह सकती थी फौज के जनाब आप जाने, सिविल हुकूमत जाने, और आपके पास पुलिस मौजूद है और आप पुलिस से ये काम लें, लेकिन ये काम जो है वो रेंजर्स के जरिए करवाया गया और ये ही वो नुक्ता था जहां से आग जो है वो लगी है। मैं आपको लंदन से भी खबर दे दूं, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े लोग बैठकर खुशी और तालियां बजा रहे थे कि जनाब देखो, जो काम हम नहीं कर सके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद कर रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि खुदा के लिए एक ट्रैप था जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग आए और अब इस ट्रैप को इस्तेमाल किया जाएगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और वो बात जो काफी अरसे से लोगों की ख्वाहिश थी कि इसको कलअदम करार दिया जाए, आज वो ये नारे लगा रहे हैं कि जमात ने वो काम कर दिया जो भारत में दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। भारत के अंदर जो कुछ हुआ वही पाकिस्तान के अंदर एक तंजीम जो है वो कर रही है। और अब इस बात पर, इस नुक्ते के ऊपर बहस हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बैन कर दिया जाए, कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि ये भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर इस जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इसमें इंटरवीन करेगी और फिर ठोस शवाहिद जो है वो मौजूद होने चाहिए, जिसकी बुनियाद पर आईने पाकिस्तान, मैं मारिया सुल्तान को सुन रहा था, ये वो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी के कहने पर और जो इनकी एफिलिएशंस है वो बड़ी रूट्स इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी गहरी हैं पाकिस्तान आर्मी में, उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि जनाब अगर आईन पाकिस्तान को पढ़ें तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ऐसे अनासर जो प्लानिंग के तहत अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करें, यानी कोई ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करें, नैरेटिव बनाएं, गुफ्तगू करें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें कलअदम करार दिया जा सकता है। दूसरी तरफ यहां पर तो फिजिकल हमले किए गए। अब आपको इसकी निशानदही करनी है कि ये फिजिकल हमले किसके कहने पर हुए, कौन से ऐसे अनासिर थे और इनकी अपनी पार्टी के अंदर क्या पोजीशन है, इनको बिल्कुल एलिमिनेट करें। और अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। सिंध में दफ़ा 144 एहतजाज और रैलियों में 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के अंदर, और आप देख लें कि इमरजेंसी की सिचुएशन है। और अब क्या होगा जनाब, ये कि पाकिस्तान में इंतखाबात आप भूल जाए, और जब तक इस पूरी की पूरी पार्टी को क्रश नहीं कर दिया जाता, तो डिमांड कौन कर रहा था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी ना कि इंतखाबात करवाओ, और पूरी की पूरी सियासी जो मशीनरी है वो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है। चाहे ये 4 साल बैठे रहें, चाहे ये 2 साल बैठे रहें, चाहे ये सारी उम्र बैठे रहें, किसी ने आकर इनसे पूछना भी नहीं है कि जनाब आप इंतखाबात क्यों नहीं करवाते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो गया, मर गया, गर्क हो गया। पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो बुर्दबारी से काम ले रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, खामोशी से। वो कहते हैं कि हमने सब्र और तहम्मुल से मुजाहरा किया। पाकिस्तान का मीडिया बिक गया, पाकिस्तान की सियासी जमातें, चोरों का टोला इकट्ठा हो गया। तो भाई फिर इंतखाबात किसने करवाने हैं? जो भी अब आवाज़ उठाएगा उसे सलाखों के पीछे फेंक दिया जाएगा। 7,000 लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। इंतहाई अहम खबर दे रहा हूं मैं आपको, तस्वीरें, ऑडियोज, वीडियोज इनके पास मौजूद है, जिन्हें अब एक एक करके उठाया जाएगा। केपी के हालात ही बड़े खराब हो गए, और ये भी ऐन मुमकिन है कि जिन सूबों के अंदर इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं, ये जवाब बनाकर इनके टन्योर को मजीद बढ़ा दिया जाए। और कानून भी आपके पास है, आइन भी आपके पास है, रियासत भी आपके पास है, आपको फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ताकत थी
عمران خان، اور میں نے متعدد دفعہ یہ بات کی، خان صاحب کی منزل قریب آتی ہے نا تو کیا کیا جاتا ہے، اپنے ہی لوگ کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کریں گے کہ وہ دور چلے جاتے ہیں اپنی کامیابی سے۔ ایک شخص کی سٹرگل، 27 برس کی سٹرگل، اس کا حال کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی نہیں ہے، یاد رکھیے ایک ٹریپ تھا، میں بار بار کہتا ہوں، اور اب آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کو ویسے نہیں مانا جا رہا تو پھر آپ انصاف کس سے حاصل کریں گے؟ عوام سڑکوں پر نکلی اور جو حال ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک ٹریپ تھا جس میں تحریک انصاف کے لوگ آئے۔ اب امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں نا فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری غلطی پاکستان کی فوج جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ آرٹیکل 245 کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جناب اس کے تحت فوج کو بلایا گیا ہے، کابینہ نے منظوری دی، فیصل آباد میں رینجرز کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، فیصل آباد کے اہم شخصیات کے گھروں پر رینجرز تعیناتی کی منظوری دی گئی، سندھ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، پشاور اور پاکستان تحریک انصاف کے مشترک کارکنان کے درمیان اس وقت جھڑپوں میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ میرا یہ ایک سوال یہ ہے کہ کل آپ نے رینجرز کو تعینات کیا، یعنی فوج کو آپ نے استعمال کیا کہ امن و امان، اب پولیس کو ڈپلوائے کریں، اور پولیس چونکہ اب کیا ہوگا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یوتھ فیکٹر ہے نا وہ باز نہیں آئے گا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور سامنے کھڑی ہوگی فوج، اور اس کی ساری بدنامی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال کر اپنا کیس مضبوط کیا جائے گا۔ اب آپ خود تصور کر لیں، ایک جماعت کو جب دوڑ سے ہی انہوں نے باہر کر دیا تو پھر سیاست کیسے ہوگی؟ پھر پاکستان کو آگے لے جانے والی بات جو ایک جماعت کرتی ہے وہ کیسے ہوگا؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، چونکہ پورے کا پورا جو مافیا ہے، جو سٹیٹ ہے، وہ اب ایک طرف ہو گئی ہے، اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے گرفتار کر کے تنہا کر دیا۔ یہی وہ کوشش تھی، یہی وہ سازش تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی گئی ہے۔ مرزا کو بتا دیں کہ وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا۔ عمران خان کی گرفتاری کا دوسرا روز ہے، کپتان کی محبت میں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں اور ہر طرف انقلاب کے مناظر ہیں۔ لوگ اسے انقلاب کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو ہے یہ بعض لوگ محبت میں نکلے ہیں، بعض شر پسند عناصر بھی نا ایسے حالات میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ میں نے لندن رائٹس جو تھی وہ دیکھی تھی، اور یہاں پر کیا حالات تھے، وہ لوگ جو لندن میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جب پاکستان میں بھی متعدد دفعہ ایسا ہوا کہ شر پسند عناصر ایکٹیو ہوئے، جب حملہ ہو رہا ہوتا نا، یہاں پر تو زلزلہ آیا تو شر پسند عناصر ایکٹیو ہو گئے، لوگوں کو جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے ان کے زیور، ان کی قیمتی چیزیں جو ہیں چرانا شروع کر دی۔ تو شر پسند عناصر آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے انقلاب کو بدنام کرنے کے لیے شرپسند عناصر کو کھلی چھٹی دے دی، بالکل ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ دی ہے کہ آپ روک سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں روکا۔ پی ٹی آئی کو شدت پسند تنظیم اسٹیبلش کرنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ شرپسند عناصر نے پشاور میں ریڈیو پاکستان پر دھاوا بول دیا، ایدھی ایمبولینس جلا دی، ہر طرف فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں۔ پشاور میں 4 افراد جاں بحق ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی اور بڑے شہروں میں کپتان کی رہائی کے لیے لاکھوں افراد کے اس وقت بھی مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ حکومت کا تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ سرفراز چیمہ اور اسد عمر سمیت درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی پیشی کے لیے پولیس لائن میں 2 عدالتیں قائم کی گئی۔ بند کمرے میں انصاف کا قتل آج ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، چونکہ اجازت نہیں تھی کسی کو جانے کے لیے۔ اور پھر توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی، جبکہ القادری ٹرسٹ کیس میں احتساب عدالت نے کپتان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا عدالت کے سامنے جو خدشہ تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے انجیکشن لگا کر کچھ لوگ جو ہیں وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات کے تناظر میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پورا ملک جو ہے اس وقت وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ خان صاحب کی اس تصویر کو عدالت سے کس نے باہر نکالا، اور وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو میڈیا کو یہ تصویریں جو ہیں فراہم کر رہی ہیں، یعنی سب مل کر نہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ مرزا کو بتائیں کہ عمران خان کی پیشی ہوئی ہے، اور گرفتاری کے دوسرے روز انہیں ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت پیش کرنا تھا، لیکن کپتان کو اوپن کورٹ میں سماعت کے حق سے محروم رکھتے ہوئے
पुलिस लाइन में अदालत कायम करके जजेस को बुलाया गया, जहां तोशाखाना में उन पर फर्द जुर्म आयद की गई, जबकि एहतसाब अदालत ने उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। तफसील के मुताबिक तोशाखाना केस की समाअत पुलिस लाइन हेडक्वार्टर H11 के गेस्ट हाउस में हुई, जहां इमरान खान को पेश किया गया। कमिश्नर ऑफिस ने हिफाजती वजूहात के बायस पुलिस लाइन्स को अदालत का दर्जा दिया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने आज इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए जाती हैसियत में तलब किया था। अदालत ने इमरान खान पर तोशाखाना केस पे फर्द जुर्म आयद कर दी, ताहम इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए दस्तावेजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और ये भी आपको बताते चलें कि जो लीगल टीम थी उसे भी रास्ते में रोका गया, साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और बाकी लोगों को भी पुलिस लाइन्स में दाखिल होने से मना किया गया। और आपको बताते चलें कि न्यू गेस्ट हाउस पुलिस लाइन में इमरान खान के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की, जिस सिलसिले में चेयरमैन PTI ने वकला में अली बुखारी हैं, ख्वाजा आरिस हैं, बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए। और समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब को मज़ीद तफ्तीश दरकार है, जिसके लिए 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। फिर क्या हुआ, 8 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया, वक्फा हुआ। खान साहब ने अपने वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा और ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि वक्फे के बाद डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाए गए थे, क्योंकि खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे वारंट नहीं दिखाए गए, और जो नैब है ऑफिस पहुंचने पर वारंट जो है वो दिए गए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये भी कहा कि तमाम ज़रूरी कागजात इमरान खान के वकला को फराहम जो है वो कर दिए गए, यानी गिरफ्तारी पहले की, वारंट बाद में दिखाए गए। मैं आपके सामने ना एक छोटी सी एक मिसाल रख देता हूँ। ये पाकिस्तान के लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि राइट्स क्या होते हैं किसी भी शख्स के जब उसे गिरफ्तार किया जाता है। बरतानिया के अंदर जब आप एक पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है ना, आपने अक्सर फिल्मों में ये सुना होगा कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, तो वो कॉशन कर रहा होता है, वो तनबीह आप इसे कह सकते हैं, वो बता रहा होता है कि तुम्हें हमने गिरफ्तार कर लिया, तुम्हारे यही हकूक हैं और अगर तुम ऐसी बात करोगे तो वो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपने कॉशन ना दिया हो, यानी आपने उसे आगाह ना किया हो गिरफ्तारी से पहले, तो ये चीज़ भी अदालत में उस ऑफिसर के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ पर आपने वारंट ही नहीं दिए, गिरफ्तार कर लिया और चुप के आप लेके चले गए, तो ये पाकिस्तान है जनाब। यहाँ पर जो लोग कहते थे कि टैंकों को जंग लग गया, आज वो बड़े बड़े फिलोसफर बने बैठे हुए हैं। और वो लोग जो जिनके जलसों के अंदर, मरियम के जलसों में आवाज़ें लगती रही है ना कि ये जो दहशतगर्दी है, ये इसके पीछे वर्दी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं। निकालें उन वीडियोस को और करें इनके खिलाफ भी कि 75 सालों में ये सब कुछ नहीं हुआ। तो सर ये मत करें, ये पाकिस्तान के ऊपर रहम करें तमाम लोग। पाकिस्तान के जो विजुअल्स बाहर बैठकर हम लोग देखते हैं ना, ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। दिल दुखता है, खून के आंसू रो रहा है कि ये हमारा मुल्क है। भारत के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई नया काम जो है वो किया जा रहा है लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम या तो सियासतदान बनाते हैं या फिर यहाँ पर ये बहस शुरू हो जाती है कि किसने गद्दारी की और किसने क्या किया। ये पाकिस्तान है, खुदा के लिए इसके ऊपर रहम करें। मिर्ज़ा आपको बताएंगे ख्वाजा हारिस ने अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से ये कहा कि अल कादिर ट्रस्ट चल रहा है और इस ज़मीन पर इमारत बनी हुई है। लोग अल कादिर ट्रस्ट में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। जो ट्रस्टी होता है वो एक लीगल पर्सन होता है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता। इमरान खान इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। समाअत के दौरान इमरान खान ने अदालत में कहा कि कौन सा रिकॉर्ड उनको चाहिए जो मैंने नहीं दिया, यानी वो कह रहे थे कि इनको अपने पकड़ना है और फिर इनसे तफ्तीश जो जारी करनी, जिस पर खान साहब ने ये बात कही। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक और भी इंतहाई अहम चीज़ जो खान साहब की तरफ से कही गई कि जो भी रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, जो भी पैसे आए थे काबीना की मंजूरी से आए थे, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम मान जाएं तो पैसा आ जाएगा, दूसरा हमें कानूनी चाराजोई करना होती है, जो हम हर केस हार जाते हैं। हम कानूनी चाराजोई में आज तक 100 मिलियन रुपए लगा चुके हैं। यानी बरतानिया की वो मिसाल दे रहे थे कि यहाँ पर वकील करना इतना आसान नहीं है, लीगल प्रोसेस जो है बहुत ही महंगा है। खान साहब ने ये भी कहा कि मुझे हिरासत में लिया गया और शीशे तोड़े गए, मेरे डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर फैसल को बुलाएं। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ मकसूद चपरासी वाला काम ना हो। ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। खान साहब की ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। किसी का कुछ नहीं जाएगा, मुल्क एक लीडर से महरूम हो जाएगा, कौम एक लीडर से महरूम हो जाएगी। और इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, होश के नाखून लेने चाहिए तमाम ताकतों को और खुदा के लिए मुल्क का सोचें।
حکومت کے لیے توشہ خانہ کیس میں زبردستی فرد جرم عائد کرانا اہمیت کا حامل تھا اور یہ سماعت 10 مئی کو مقرر تھی۔ حکومت نے ایک پلاننگ کے تحت عمران کو 9 مئی کو نیب کیس میں گرفتار کرایا تاکہ ایک ہی روز عمران خان کو زبردستی سیشن عدالت میں پیش کر کے ان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کرا دی جائے۔ حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جو کریک ڈاؤن جاری ہے، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جو ایک لندن پلان کا باقاعدہ حصہ تھا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر ویورز اس وقت چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اب رکے گا نہیں، بلکہ اس سلسلے کو آپ مزید اس میں تیزی جو ہے وہ آتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہی ایک واحد طریقہ تھا کہ لوگوں کو، خان صاحب کو تو گرفتار کر لیا گیا، اب جو پیچھے جو لیڈرشپ بچی ہے آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کا یہ کرنا تھا کہ آپ ان کو بھی گرفتار کریں اور پھر کیا ہوگا کہ تحریک جو آہستہ آہستہ دم توڑ جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ جب یہ کنفرنٹیشن کی جاتی صرف اور صرف ایک ایجنڈا خان صاحب کا ہونا چاہیے ابھی بھی، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کرواؤ اور اس کے لیے تمام کام جو ہیں وہ کیے جائیں۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک ایڈوائزری جاری کی جائے، بتایا جائے کہ پاک فوج جو ہے یہ ہماری ہے اور جو تنصیبات پر حملے کیے گئے، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اس کی ایک مذمت کی جائے۔ شاہ محمود قریشی نے گو کہ یہ کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو بنیاد بنا کر اب خان صاحب پر مزید جو ہے وہ ظلم کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح ان کی کل تضحیق کی گئی، آپ دیکھیں گے کہ جو غصہ ہے وہ اب ان پر نکالا جائے گا۔ مریم نواز کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بڑی سکرین کے اوپر دکھایا گیا۔ یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ سیاستدان، ایسا تو مغلوں کے دور میں بھی نہیں ہوا ہوگا، مغل بادشاہ بھی ایسا نہیں کرتے ہوں گے جیسا کہ ہم نے پاکستان کے ان سیاسی خاندانوں کے ہاتھوں ہوتے ہوئے پاکستان کے حالات دیکھے ہیں۔ ویورز، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شرپسند عناصر نے ریڈیو پاکستان پشاور میں داخل ہو کر بھی حملہ کیا ہے اور اس قسم کی خبریں آپ کو پورے ملک سے جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں۔ یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے اور اس سے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی۔ لوگوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یقیناً یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہوگا اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ ایک بند گلی میں دھکیل دیا گیا۔ اب دیکھیں، خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور باہر تحریک انصاف کا موقف دینے کے لیے کون موجود ہے؟ یعنی سب کو اپنی اپنی پڑ گئی، لوگ پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتے۔ بہت ہی اچھا ہوتا نا کہ کوئی کھڑا ہوتا باہر پریس کانفرنس کر رہا ہوتا، وہ حالات ہی اب ختم ہو گئے۔ فواد چوہدری صاحب اپنی زبان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بچے گا تو کوئی پریس کانفرنس کرے گا، تو یہ حالات ہیں۔ تو اس پوری سچویشن کے اندر ایک موب رہ جاتا ہے، وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو جذباتی ہیں، وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو سڑک پہ موجود ہیں۔ اب ان سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان سے تو بات نہیں ہو سکتی، وہ تو یہ معاملہ آگے نہیں لے کر چلیں گے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ کوئی نہ کوئی پلان تو ضرور خان صاحب نے بنایا ہوگا اپنی گرفتاری کے بعد کا۔ آئی پرسنلی فیل کہ ان تمام کریکٹرز کو جو پرامن رہے ان کو میدان میں آنا چاہیے۔ میدان میں آنے سے مراد یہ ہے کہ پریس کانفرنسز کریں، بتائیں اپنے موقف کو اور اس تاثر کو زائل کریں جو کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے، جس کے اوپر اب مہر لگا دی گئی ہے ISPR کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔